बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। पाकिस्तान सुपर लीग का एक शानदार इख्तिताम तो ज़रूर हुआ, लेकिन इस बार 11वें एडिशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज आपके साथ तफसील में डिस्कस करना है। क्रिकेट से जुड़ी और भी बहुत सारी खबरें आज शो का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर बहुत सारी बातें इस सीज़न से पहले भी चलती रही। 2 नई टीम्स ऐड होने जा रही थी, फिर बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे थे जिन पर नज़र थी, और फिर ऑक्शन मॉडल में पहली दफ़ा गए, वो कितना कामयाब हो पाया। आई थिंक इन तमाम चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करना। और फिर ये भी याद रखिए कि बहुत ही मुश्किल हालात में पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद कराया गया, तो आई थिंक इस मोड़ पर भी पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट हो या पीसीबी की जो तमाम मैनेजमेंट है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और ख़ास तौर पर मैं हमेशा कहता हूँ जो ग्राउंड स्टाफ है, जिन्होंने तकरीबन डेली ही नई पिच तैयार की और बैक टू बैक मैचेस करवाए, वो सब लोग जो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है, और आई थिंक आपसे इतने अरसे से मुलाकात नहीं हो पाई और बहुत सारी इस दौरान इतनी चीज़ें हो गई क्रिकेट से जुड़ी कि हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम में वो तमाम तर चीज़ें ज़रूर शामिल कर लें। पूरा पाकिस्तान सुपर लीग का हवाल भी आपको बता दें, साथ ही साथ कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स भी हैं पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी, और आई थिंक पाकिस्तान के जो एक स्पोर्ट्स या क्रिकेट का पर्टिकुलरली कल्चर है उससे भी जुड़ी, वो भी आपसे डिस्कस करें। और फिर पाकिस्तान टीम इस वक्त बांग्लादेश में ज़रूर मौजूद है और वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ शुरू होने जा रही है, तो उस बारे में भी ज़रूर आपसे बात करनी थी। आपने हमें बहुत मिस किया होगा, हमने आपको ज़्यादा मिस किया, तो डेफिनेटली बहुत सारी बातें करेंगे। आपसे स्टार स्टडेड पैनल का जो है वो तारुफ कराता चलूँ। हमारा पैनल हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं द फास्टेस्ट बॉलर इन द नोन यूनिवर्स, 444 इंटरनेशनल विकेट्स अक्रॉस फॉर्मेट्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेम ऑन एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शुएब भाई? वेलकम बैक टू गेम ऑन है। Glad to be here. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, ऑल्सो अ न्यू इंडक्टी इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम एज वेल एंड अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एंड गेम ऑन है, सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वेलकम बैक। कैसी हैं? थैंक यू। पीएसएल बहुत मजेदार गया मेरे ख्याल से, काफी मजे का हाँ, गया। बहुत सारी बातें आज सना से भी करेंगे। ऑब्वियसली पीएसएल में कमेंट्री भी कर रही थी, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, हमारे एक्सपर्ट एंड ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेम ऑन है, और इन्होंने भी पाकिस्तान सुपर लीग में कमेंट्री के भी जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दिए, तो इनसे भी हवाल ज़रूर जानेंगे कि 11वां एडिशन क्यों इतना स्पेशल हुआ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज डिस्कस करना है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं बाजिद भाई? अल्लाह का शुक्र। वेलकम बैक टू गेम ऑन। हाँ, बड़े देर से शो करना ही भूल गया। एक तो अजीब सा लग रहा है, एक तो बहुत बड़ा स्टूडियो हो गया, दूर, आप भी बहुत दूर बैठे हैं, और मैं तो पहली दफ़ा इस स्टूडियो में आया हूँ, तो मुझे तो होमली फीलिंग अभी नहीं आ रही। नहीं, आप वो करें। मेरे और आपके लिए ये स्टूडियो का डेब्यू है, तो हम दोनों ये कह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन दूर दूर बैठे मेरे को वो मज़ा नहीं आ रहा। करीब करा लेंगे अगले शो तक, मेरे ख्याल से बहुत कुर्बत हो जाएगी और करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस बारे में ज़रूर हमने गुफ्तगू करनी है। पाकिस्तान सुपर लीग का ओवरऑल इम्पैक्ट, शुएब भाई, पहले मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें थी, 2 नई टीम्स ऐड हो रही थी, पहली बार ऑक्शन मॉडल पे गए, और फिर वेरी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में कराई गई, तो कैसे देख रहे हैं इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट इस बार हुआ? चले पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त देने का फैसला कर लिया, किसी भी महाज पे हो। बस ये फैसला हो चुका अल्लाह की तरफ से कि हमने पाकिस्तान को इज़्ज़त देनी है, और पाकिस्तान को अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है और मिल रही है। हमारा प्रोफाइल कहाँ से कहाँ अल्लाह ले गया। सही बात है, बिल्कुल। अब इसी हालात में पीएसएल का आ जाना, लोग कह रहे हैं क्यों करा रहे हैं, हालात नहीं देख रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं मोहसिन नकवी से, हालात उनसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। Of course, he's a sitting home minister. He understands the whole the scenarios, and he's taking charge when it comes to handling the security and the foreign players. और हमारे लिए बहुत क्रिटिकल था कि करवाना, कि हमने ये बताना है कि वी आर अ सेफ कंट्री। सेकेंडली, देन उससे पहले ऑक्शन हुई, थोड़े से मिसहैप के साथ ड्यू डिलिजेंस पूरी नहीं की गई। ड्यू डिलिजेंस पूरी करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। चले बहरहाल फाइनली वो मुल्तान सुल्तान वाला मामला सेटल हुआ और पीएसएल के एडिशन में चले गए हम। ऑक्शन अच्छी हो गई, टू गिव क्रेडिट टू ऑर्गेनाइजर्स विच इज़ पीसीबी। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि इस हालात में ये मैसेज दे देना कि हम नहीं करा सकते, और ना करवाते तो क्वेश्चन मार्क आ जाता। बिल्कुल, ज़्यादा बुरा नेक्स्ट। लेकिन देखो यार, दलेर कौमें करती भी यही है ना फिर, और दलेर बंदा तो है, मोहसिन नकवी दलेर है। उन्होंने कही करानी, करा लो, हो गई, ठीक है जी। ओ जी, क्राउड के बाद मज़ा नहीं आ रहा यार, हालात नहीं ठीक, क्राउड आ जाएगा ना, क्राउड आ गया, बिल्कुल।
आया और शानदार तरीके से। और बेहतरीन तरीके से आया। मैं भी लाहौर था और बड़ा बजिंग माहौल चल रहा था। खैर ये दोनों तो पैसे कमाने लगे हुए थे ये असल में। तो मैं तो घर बैठा काम नहीं कर रहा था। तो मैं एक्चुअली लाहौर हैपेंड टू बी देयर और इट्स अ ग्रेट फेस्टिवल, व्हाट अ ग्रेट सिटी and what a great country and what a great nation when it comes to cricket and supporting Pakistan cricket in terms of यार कि यहाँ से ऊपर जाए और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू इट यार। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने मुल्क की प्रोफाइल देख के ऐसा फॉर लास्ट 50 years मुझे देख के मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। ठंड निकली होती है जिसम से तो मुझे आजकल वो फीलिंग आ रही है। ऐसा आपको नहीं होता आजकल फील हो रहा है ना फील? बिल्कुल। उन्होंने तो कोट भी पहना हुआ है, उनको इतनी ठंड लग रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे यार सना देखो अल्लाह ने क्या हमें कहाँ से कहाँ हमें Definitely. कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल सर, आप कमेंट्री भी कर रही थी और आई थिंक बहुत सारी बात क्रिकेट को लेकर चल रही थी। बहुत सारे नाम इंटरनेशनल ऐसे सितारे थे जो पहली बार पीएसएल को ज्वाइन कर रहे थे। मैक्सवेल का बहुत बड़ा नाम था, मानस लबुशेन की बात हो रही थी और भी बहुत से नाम थे। और फिर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कही जा रही थी कि इस बार पाकिस्तान का भी ऐसा टैलेंट आ रहा है कि बड़ी कंपैरेटिव पीएसएल हमें देखने को मिलेगी। 2 नई टीम्स और तीसरी मुल्तान सुल्तान्स भी रीब्रांड हुई। तो जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी उसको कैसे डिफाइन करेंगी, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है इनटू इट्स 11th ईयर? देखिए, स्टीव स्मिथ की भी बात करें तो अच्छे बड़े नाम तो इस दफ़ा ज़रूर आए और बड़ा मज़ा आया उनको देखते हुए कि आपके यंगस्टर्स के साथ उनको एक मौका मिल रहा है, हमारे यंगस्टर्स को। और सबसे खुशी की बात ये थी कि जिस तरह के यंगस्टर्स हमारे पास है, हम फास्ट बॉलिंग में तो हमेशा टैलेंट देखते थे पर बैटिंग टैलेंट इस दफ़ा यंगस्टर्स में बड़ा नज़र आया। समीर मिन्हास की बात करें, आप मोहम्मद मोहसिन रियाज की बात करें, शामिल हुसैन को हमने शुरू में रन्स करते देखा तो काफ़ी टैलेंट। माँ सदाकत को एक दफ़ा फिर देखा, बड़ा सही पावर हाउस। फिर नीचे अगर हम देखें तो अब्दुल समद की बात करें तो प्रॉपर तरीके से नज़र आया उनका जो फ्लेयर है एज अ फिनिशर। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छे साइंस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। उस्मान खान को फाइनली उन्होंने फॉर्म पकड़ ली और रन्स किए। पीएसएल में तो वो हमेशा करते हैं। बाबर का वापस फॉर्म में आना और जीत जाना टाइटल, आई थिंक ये भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। और साथ ये कि आपकी जो नई फ्रेंचाइजेस थी उसकी वजह से फ़ायदा ही हो गया कि मौके आपको अच्छे मिल गए। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेयर लाइक इमरान रंधावा, उन जब 6 टीमें होती थी तो उनको जगह बनानी मुश्किल थी। 8 टीमों की वजह से ये बहुत फ़ायदा हो गया कि आपके ऑलराउंडर्स, आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स, आपके स्पेशलिस्ट बॉलर्स, सब के लिए सुफियान मुकीम को प्रॉपर मौका मिला इस दफ़ा। सो ये बड़ा अच्छा हुआ कि जब आपका पूल ऑफ वो नंबर ऑफ टीम्स बढ़ गई तो प्लेयर्स को मौका ज़्यादा मिला, इसी तरह कोचेस को मौका मिला, आपके पास डिफरेंट टीम के सपोर्ट स्टाफ थे। तो हर लिहाज से ये ग्रोथ ऑब्वियसली पीएसएल की है और इसमें मुबारकबाद है ऑब्वियसली पीसीबी को और सारे स्टेक होल्डर्स को, जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं, जो नई फ्रेंचाइजीज हैं उनको भी बहुत मुबारक है। तो आई थिंक बहुत ही ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था और एंड पे फिर क्राउड के साथ तो और ही लुत्फ दुबाला हो गया था। हमारी उर्दू भी बेहतर होती जा रही है उर्दू कमेंट्री के बाद, तो काफ़ी उसको एंजॉय किया हमने। इसमें आपसे डेफिनेटली मैं बात करूंगा एज कमेंटेटर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के कल्चर के लिए जो पाकिस्तान में है। उस बारे में भी ज़रूर हम थोड़ी देर में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बाजिद भाई, जो ओवरऑल इम्पैक्ट देखने को मिला, खास तौर पर पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें, जिस तरीके से वो पूरा टूर्नामेंट लेकर चले, फिर डेब्यू करने वाली फ्रेंचाइज जो 4 मैचेस हार जाती है हैदराबाद, और उसके बाद जो वो कमबैक करती है, जिस तरीके से वो एलिमिनेटर में इस्लामाबाद को हराते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये जो ओवरऑल इन 2 टीम्स का इम्पैक्ट है, खास तौर पर पेशावर ज़ल्मी जिन्होंने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए, बॉलिंग बैटिंग हर तरह से नजर आया कि शायद ये उन्हीं का सीजन था। हाँ, जिस तरह वो खेले हैं, इससे परफेक्ट फ्रेंचाइज के लिए इससे परफेक्ट सीज़न ही। एक शायद मैच आ रही है, एक में बारिश होगी, उसके अलावा मतलब कोई ऐसा मैच नहीं था जो वो ऐसा लगे कि ये मैच हार जाएंगे, क्योंकि सुफियान मुकीम थे उनके पास फास्ट बॉलिंग पूरी थी, उनके पास नाहिद राना थे, नाहिद राना गए तो अली रज़ा आ गए, 150 प्लस बॉलर थे। प्लस पीएसएल से पहले कहीं एक जगह बात हो रही थी तो मेरा ख्याल था कि अगर बाबर अपनी 70 या 80% भी फॉर्म में बैटिंग करेगा तो ये टीम काफ़ी आगे तक जाएगी। वो तो बिल्कुल ही ऐसे लगा कि पुराना 1.5 साल पुराना बाबर आ गया। तो वो जो इम्पैक्ट मेंडिस और उसका हुआ वो अनटचेबल हो गया। और शायद ये भी सोचती कि शायद कहीं बुरा मैच आए, शायद कहीं बुरा मैच आया नहीं, एक मैच आया लेकिन वो इनकॉन्सिक्वेंशियल था। तो ज़ाहिर डिजर्व्ड विनर्स, मेरे ख्याल उनकी टीम मैनेजमेंट को बहुत क्रेडिट जाता है। ख़ास मेंशन ओटिस गिब्सन का मैं करूँगा। ओटिस गिब्सन ने, हम यहाँ बैठ के बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार एक कोच कहता है कि ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, लेकिन होता नहीं। ओटिस गिब्सन ने
HPL PSL जो भी था, इससे पहले उसने कहा कि बाबर को मैं चाहता हूँ कि कोशिश करूँगा बाबर को कि वापस जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है तो वापस उस तरह खेले जैसे उसकी नेचुरल गेम है। ये मैं गोल्फ कोर्स पे उससे बात करके ठीक हो जाए या कहीं डिस्कशन में ठीक हो जाए या जैसे भी उसने ये मेंशन किया, और जो टूर्नामेंट शुरू हुआ एग्जैक्टली वही कुछ हुआ। तो हम बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं कि जी ये मीडिया पे ये बात करते हैं और ऐसे करते हैं, लेकिन करते नहीं है। ओटिस गिब्सन ने जो कहा वो हुआ। देखो ये साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था और खास तौर पर बहुत पाकिस्तान में बात होती रही पिचेस की, इतना कंपैरेटिव एनवायरनमेंट हुआ। उसके बाद अगर आप ये टॉप रन स्कोरर्स का भी चार्ट देखें जिसमें बाबर आजम पहले नंबर पर मौजूद है, एक ही रन रह गया था इनका, अगर फाइनल में ये कर जाते तो ऑब्वियसली आप ये देखते कि वो लीडिंग रन स्कोरर इन अ पर्टिकुलर सीजन हो जाते, बट अभी वो जॉइंट लीडिंग रन स्कोरर हैं। और फिर कुसाल मेंडिस वो भी पेशावर जल्मी से, तो टॉप तो 2 रन स्कोरर चले गए। अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आएंगे, वहाँ पर सुफियान मुकीम जो है वो टॉप उनके मोस्ट विकेट टेकर बने वहाँ पर और टॉप बॉलर बने टूर्नामेंट के। एंड आई थिंक सुफियान का भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि उनको इग्नोर किया जा रहा था बहुत अच्छे। देखिए अगर आप बेंचमार्क रखते हैं ना, जैसे बात करते हैं कि जी T20 में कौन से बॉलर्स होने चाहिए, सब बात करते हैं अटैकिंग बॉलर्स होने चाहिए। अटैकिंग बॉलर्स थे ना, नाहिद राना 150 पे करता था, अगली टीम को भगा देता था। फिर लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, अब उसने क्या करना है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर क्यों खिलाते हैं, विकेटें लेने के लिए, वो विकेटें ले रहा है। तो जो वो सारे जो बॉलर आ रहा है वो अटैकिंग बॉलर है, अटैकिंग इन द सेंस के विकेटें लेगा। बैटिंग अगर देखें तो बैटिंग जो उन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट किया है वो आइडियल था। बाबर के साथ हारिस, और हारिस आउट होता था फिर मेंडस आता था। मेंडस का फॉर्म में आना तो उनके लिए बहुत एक सिल्वर लाइनिंग था, लेकिन बाबर के अराउंड उन्होंने बैटिंग ऑर्डर क्रिएट किया है कि बाबर को ये ना होए कि यार चलो पहले ओवर में मैंने उठा के मारनी है या शुरू में मैंने ऐसे चलाना है कि रन तेज़ हों। वो फिर अपनी मतलब जिस तरह उसकी फ़्लो है उसकी फ़्लो बनती रही। तो जो टीम स्ट्रक्चर था जो उन्होंने बनाया था, जो सोचा था, मेरे ख्याल बहुत क्रेडिट जाता है। और वही आपको नज़र आया कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, इसकी पीछे वजह यही थी कि जो इन्होंने शुरू से ही ये डिसाइड किया हुआ था कि ऐसे लेके चलनी है। आपने बाकी बातें की, एक शोएब भाई की टीम भी इस दफ़ा खेली, तो एक जगह ना हम खाना खाने गए, सना भी थी, हम निहारी खाने गए, बड़ी अच्छी बहुत ज़बरदस्त टीम का नाम उन्होंने सही नहीं रखा इसलिए। तो वहाँ पे एक हमारे जर्नलिस्ट है महमूद भाई, वो मेरे से पूछ रहे, कहते यार ये टीम कितने की है। ये मैंने फिर इंजी भाई को भी ये बात की, मैंने कहा यार बड़ी महंगी है तो 2 अरब से ज़्यादा। अच्छा इसके ऊपर कितना खर्चा होता है, मैंने कहा बड़ा 100 करोड़ और हो जाता। अच्छा इतना खर्चा हो जाता है, मैं कहा, कहता है यार ये काम तो सस्ते में भी हो जाता है। तो मैंने जाके इंजी भाई को बताया, अगले मैच बड़े खुश हुए, मैं कहा इंजी भाई ये काम तो सस्ते में भी हो जाता है। शोएब भाई है तो एक नंबर्स मैन, मैं हमेशा कहता हूँ वो नंबर्स मैन है, लेकिन आई थिंक वो जो टीम ने, वो वैसे हम कहते हैं एक्स फैक्टर, उन्होंने अपने नाम के साथ जी लगा के जो जी फैक्टर ढूंढने की कोशिश की ना, वो उनके फैंस बड़े मायूस हुए इस चीज से। लेकिन आई थिंक जी आई डोंट नो एक्सप्रेस ना आ जाए कि साहब। हाँ मसला सिर्फ यही है ना, डर ये था कि एक्सप्रेस ना आ जाए। नेचुरल नेम तो पिंडी का पिंडी एक्सप्रेस ही बनता है। बिल्कुल, और ये बहुत सारे लोग कह भी चुके थे कि यही नाम होने वाला है। तो बार जिन्होंने पैसे दिए भाई वो उनकी मर्जी, पैसे दिए परफॉर्मेंस भी तो दो। हाँ, वो रह गई। नहीं वो डेफिनेटली मैं यही कह रहा था कि पिंडी का क्राउड बहुत बेताब था मैचेस देखने के लिए, और अगर ये परफॉर्मेंस वहां पर स्टेडियम में हुई होती तो आई डोंट नो क्या हुआ था। लेकिन क्योंकि जहां पर बैटिंग की हम बात करें, वहां पर इस PSL में बॉलिंग का इंपैक्ट जो पेशावर ज़ल्मी का था वो भी बहुत बड़ा था। ना सिर्फ नाहिद राना जो कि वो ओवरसीज प्लेयर की साइनिंग लेकर आए, ही वाज वेरी क्विक, बट जो पाकिस्तानी टैलेंट उन्होंने आई थिंक बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। उसमें एक नाम जो सबसे आगे है, जिन्होंने हैट्रिक भी ली PSL में और कंसिस्टेंटली शोएब भाई 140 से 150 के दरमियान गेंदें करते रहे, वो सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले अली रजा हैं। वेरी यंग टैलेंट, और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, आई थिंक बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में वो जो हम जेन्युइन फास्ट बॉलर की बात करते हैं वो शायद हमें नजर आया। अंडर-19 से लेके बिल्कुल फर्स्ट क्लास भी जिताई उन्होंने सियालकोट को, अब यहाँ पे आगे हैं। और आई एम सरप्राइज कि इनको कल मतलब यहाँ पे बांग्लादेश पे लैंड करना चाहिए था। वो जी T20 के फास्ट बॉलर, तो हम कैसे टेस्ट फास्ट बॉल बने थे, टेस्ट खेल के बने थे ना, तो वहाँ डाल देते। कल सुना है ग्रीन टॉप विकेट है यहाँ पे, वहाँ उनको डाल देते, वहाँ पे जाते बॉलिंग शालिंग करते, थोड़े 2-4 कुन्ने खोलते तो मज़ा आता। तो वो ही शुड हैव बीन देयर इन बांग्लादेश राइट नाउ। तो हमेशा कभी याद रखना, फास्ट बॉलर का जो प्राइम का टाइम है ना, तो 18 से 25 तक का वो प्राइम का होता है टाइम। प्राइम तगड़ी जान, घोड़ों से धुएं निकल रहे होते हैं उस वक्त, बालों से भी धुएं निकल रहे होते हैं।
वो कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट शेयर करूंगा, मैं बाजीत के साथ वो स्टैट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाई वी शुडंट वेस्ट टाइम विद फास्ट बॉलर्स, विद द फास्ट बॉलर्स, क्योंकि इंजरी अकर्स होती ही होती है, इंजरीज आती ही आती है, और पेस कम हो जाता है और उसके बाद ना फिर इंजरीज हैं, फिर बहुत सारे मॉरल इश्यूज हैं, फिर बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, वो सारे कॉन्कर करते करते ना वो टाइम पीरियड निकल जाता है प्राइम का, कि वही टाइम होता है जब आप 200-300 विकेटें ना ऐसे ले लेते हैं आते साथ ही। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विद अली रजा, आई थिंक ही शुड बी इन अ टीम, ग्रेट कॉल, great pace, good attitude, and he's a fierce fast bowler. And I think I like to see this kind of a fast bowler, नाहिद राना की तरह, ठीक है, अली रजा की तरह आए, जरा छिपाके दे रहे हो, मजा आ रहा अच्छी हुआ भी, जाके आंखें डाली बैटर को, कीपर के ऊपर से बाउंसर भी निकल गया चौका, तो वो जो एटीट्यूड आप हमेशा मांगते अब थे। देखो यार, सारी बैटिंग को छोड़कर हम यही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कलर ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट इज बेसिकली इज द फास्ट बॉलिंग। जब आप थोड़ा सा इस गेम को अलाउ करोगे, थोड़ा सा मारने दोगे, थोड़ा लगने दोगे, थोड़ा ज़रा एक धक्का मुक्का शुरू होगा काम, तो काम चलेगा भाई। कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर तो आने दो ना यार, स्किल वर्सेस स्किल का क्या मतलब है, स्किल वर्सेस स्किल, फिर 6 बाउंसर अलाउ कर दो, 4 खोल दो बाउंसर। अच्छा, जहाँ 6 बाउंसर हुए वहाँ हमने 6 यॉर्कर भी देखे, हुनैन की भी बात करें, वो भी यार यॉर्कर इसलिए होते हैं ना कि पता है ना पीछे आ जाना एक बॉल, नहीं आता ना बैट्समैन आगे यार, जो दुनिया का बहुत बड़ा बैट्समैन हो, एक दफा लग जाए ना बॉल, टांग ऑटोमेटिकली चाह के भी आगे नहीं आती। लेकिन शिव भाई ये Subconsciously। इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में बहुत अरसे से ये बात चल रही है कि हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो डेथ में बॉलिंग कर सके। हुनैन का पूरा पीएसएल उठा के देखें तो आई थिंक बहुत इंप्रूव किया हुनैन शाह ने, और पिछले सीजन से मुवाजना कर लें या जो वो क्रिकेट वैसे खेल रहे थे, आप शायद या हम इतने इनसिक्योर हैं कि और तरफ देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर वो आके एलिमिनेटर में 6 रन डिफेंड कर देता है 6 यॉर्कर्स मार के, तो आई थिंक इससे बड़ा स्किल लेवल ये क्या होगा आपके लिए? नहीं, he looked good for this format. I think they should have played him more. I think he's a very interesting fast bowler with a great heart. Let's put it this way. I think he's a Daler fast bowler. ठीक है, और he never shies away, to ask the right question from the right length. तो ठीक है, अच्छा मजा आया। और दूसरी बात है ना, यार हाथ खड़ा कर लेता है कि यार बॉल दे दे, हाँ मांगेगा कि मैंने बॉल दे दो, कर लेता है। ये बहुत बड़ा फियर फैक्टर है जिस हर फास्ट बॉलर नहीं क्रॉस कर सकता। दे दे, कोई बात नहीं, कभी आपका जोर नहीं भी लग रहा होता ना यार, हर रोज आप जिम जाते हो, रोज जोर तो नहीं लगता ना। बॉलिंग इज द सेम, होस्टिंग इज द सेम, कि आपका जोर ना रोज नहीं लगता। किस दिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कभी आप मेंटली या फिजिकली आप ठीक राइट प्लेस ऑफ आप जगह पे होंगे तो आप ठीक चीज़ें कर लोगे। बट आई थिंक दिस इज अ गाय होता है, ही वांट्स टू बी आउट देयर, ही वांट्स टू बी नोन, ही वांट्स टू बी सीन, इसलिए उसने 6 रन रोक लिए। हालांकि बचने वाले फास्ट बॉलर बहुत होते हैं, बट इस किसी फॉर्मेट में 6 रन रोकना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। बिल्कुल, और एंड आई थिंक स्पीक्स ऑफ द वॉल्यूम, जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को मेंटली ग्रूम किया, और उन्होंने ये बात की भी कि वो कोचेस के साथ स्पेशली बैठ के, जेसन गिलेस्पी के साथ भी वो यही काम कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि मुझे यही डायरेक्शन दी गई है कि मैंने ये वाला टारगेट हिट करना है, एंड आई थिंक ही अचीव्ड इट एज वेल। हुनैन हो, अली रजा हो, सुफियान हो, आई थिंक बॉलिंग में भी पाकिस्तान के पास बहुत ऐसा टैलेंट आ गया है जिसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बात तो वो चलती रहेगी, लेकिन उनको कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रहता है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हुआ इस साल पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है, और जहां पर आपसे पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी बहुत सारी हमने बातें की, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पाकिस्तान सुपर लीग में देखने को मिला, और वो मेरे ख्याल से सिर्फ पीएसएल के लिए नहीं है, पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख हो या क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग की तारीख हो, तो उसमें बहुत बड़ा माइलस्टोन हुआ, और आई थिंक उसका भी क्रेडिट पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स को ज़रूर जाता है। पाकिस्तान टेलीविजन की जब भी बात आती है तो कौमी सकाफत हो, उसको हमने हमेशा से ना सिर्फ आई थिंक प्रमोट किया, बट एट द सेम टाइम उसको एक डाइवर्सिटी के साथ कैसे दुनिया को दिखाया जाए, इस पर भी ज़रूर काम किया गया, और आई थिंक अलॉन्ग विद पीसीबी वो एक इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना है। और मैं ये बात कर रहा हूँ कि 11वें एडिशन में आप अगर पूरा एक मवाजना कर लें तो बहुत सारी बातें ब्रॉडकास्ट एलिमेंट से होती थी, लेकिन पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीटीवी स्पोर्ट्स की मुशावरत से और इनके एक बाहमी इश्तराक से पहली बार उर्दू कमेंट्री हमें देखने को मिली, फुल फ्लेज प्रोडक्शन के साथ, जिसमें तमाम तर उसकी टेक्निकलिटीज़ भी सेपरेट थी। अगर आप रीप्लेस की बात करें, रियल टाइम सिनारियोस की बात करें, और आई थिंक
कैमराज हों, जितनी भी आप टेक्निकलिटीज़ जानते हैं, उसमें आपको ये बहुत खुशी होगी जान के कि कौमी ज़बान को बाकायदा तौर पर फ़रोग़ दिया गया। और ये शायकीन क्रिकेट के लिए आई थिंक एक बहुत बड़ा तोहफा ज़रूर था। बाजिद भाई, एज ए सीजन कमेंटेटर, आपने पूरी दुनिया में कमेंट्री की है, जब आप बात करते हैं कौमी ज़बान की, वो आई थिंक लोगों को कनेक्ट करने में बहुत बड़ा काम करती है। तो इस सीज़न इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट था कि फुल फ्लैश उर्दू कमेंट्री पहली बार इंट्रोड्यूस कराएगी अलॉन्ग विद इट्स टेक्निकलिटीज़? हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है जो रीच आपकी कौमी ज़बान की होती है वो ज़ाहिर इंग्लिश की नहीं होती। ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अभी भी डायलेक्ट्स जो हैं पाकिस्तान में काफ़ी हैं, उसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं आप, मतलब रीजनल डायलेक्ट्स पे भी जा सकते हैं। तो वो भी बहुत बड़ा स्कोप है इसका। अभी तो आपने उर्दू में पहली दफ़ा ऐसे शुरू किया और 11 साल लग गए ये करते करते, तो ये थोड़ा पहले हो जाए। लेकिन अच्छी बात है कि है जो ज़ाहिर रीच बढ़ती है, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मतलब उनको ये नहीं है कि यार ये मुश्किल में इंग्लिश सुनूं, उर्दू में भी वो सुन सकते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी फिर ज़्यादा है और ज़्यादा लोग जो कमेंट्री वाइज भी जो कमेंट्री करते हैं, ज़्यादा लोग कंफर्टेबल भी इसी में होते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब मुझे भी मेरे ख्याल अब बाकी लोग तो रिकग्नाइज़ नहीं करते, लेकिन मुझे अब ये खुद ही बातें करनी पड़ती हैं। मैं शायद वो वाहिद कमेंटेटर हूँ जिसने 11 साल कवर किए हैं। मुझे वो ये ज़्यादा लोग लिफ्ट नहीं कराते जा रहा, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मैंने सारे के सारे सीजन्स कवर किए हैं। ऐसे कोई एक सीज़न भी नहीं मिस किया। तो उसमें हर सीज़न में यही बात चलती थी कि यार एक्सपेंशन कैसे होनी है, बेहतरी कैसे। एक तो अब ज़ाहिर प्रोडक्शन में आप जितना पैसा डालोगे उसमें बेहतरी होगी, बट जो दूसरी बेहतरी यही है कि आप वो अपॉर्चुनिटी दो कि लोग इसको डिफरेंट डायलेक्ट, मतलब आप अपनी कौमी उर्दू में, पंजाबी में, जैसे भी है वो आप सुन सको। आप मतलब अपॉर्चुनिटी तो दो कि आप चैनल चेंज करो या आप उसमें वो चेंज करो और कहो कि जी यार मुझे इस ज़बान में सुननी है कमेंट्री, मैं इसमें मुझे ज़्यादा पसंद है। तो वो होनी चाहिए। ये बाकी लीग्स करती हैं, बाकी हर लीग करती है अपना जो जैसे साउथ अफ्रीका में अफ्रीकान्स में कमेंट्री होती है, तो वो उसके नंबर्स और होते हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छी बात है कि 11वें सीज़न में हमने ये कर दिखाया। बिल्कुल। सनामीर, फुल फ्लेज प्रोडक्शन हमें देखने को मिली। आई थिंक अगर वो पिच साइड शोज़ की जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि अवाम ने कनेक्ट किस तरह करना था, और आई थिंक आप भी उस उर्दू कमेंट्री में इन्वॉल्व थी, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट था और आई थिंक ये कितना बड़ा एक कल्चरल अचीवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हमारी ज़बान हमारी पहचान है और जितना हम इसको ओन करेंगे उतना हमारी अगली जनरेशन के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। हम क्यों खाली अपनी अगली जनरेशन को अंग्रेज़ी ज़बान से ही क्रिकेट को कनेक्ट कराएं? ये हमारी ऐसी गेम है, इवन दो कि हॉकी हमारी नेशनल गेम है, लेकिन क्रिकेट ने भी बहुत जोड़ के रखा है इस मुल्क। तो मेरे ख्याल से कौमी ज़बान में तो पहले से होनी चाहिए थी, पर बड़ा अच्छा फ़ैसला हुआ कि ये हुई। और रीच की जहाँ तक बात है, गालिबन मैं गलत ना हूँ तो मेरे ख्याल से उर्दू कमेंट्री की जो रीच थी वो बाकी तीनों चैनल से मिला के भी ज़्यादा थी। तो इससे आपको पता चलता है कि जो आपकी मार्केट है वो क्या सुनना चाह रही है, वो किस तरफ जाना चाह रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपके लोग ज़्यादा उर्दू समझते भी हैं। तो आई थिंक बड़ा मज़ा भी आया, हमें एंजॉय भी बहुत किया। तारिक सईद की हमने शायरी भी सुनी और वसीम भाई रमीज राजा के लतीफ़े भी सुने। तो काफ़ी उसमें ऑब्वियसली उसमें ज़रा रूम ऑफ एक्सप्रेशन हम लोगों के लिए ज़्यादा है। अंग्रेज़ी में भी आप सारी चीज़ें करते हैं, बट जो हम ऑब्वियसली ज़्यादा लोग का एक्सप्रेशन वहाँ पे और ज़्यादा खुल के नज़र आता है। तो आई थिंक बहुत ही उस तरह से एंजॉय किया इस पूरे, और उसमें भी अगेन वही बात है कि आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, जो बाजिद भाई भी बात कर रहे हैं कि जैसे हमने ज़्यादा टीम्स की बात की, ऑफिशियल्स बढ़ते, इसी तरह आपके पास प्रेजेंटर्स, आपके पास कमेंटेटर्स, हर एक के लिए एक्सपेंशन आपको मिल जाती है। जो असल ग्रोथ होती है वो यही होती है कि आपके पास हर जो कनेक्टेड स्टेक होल्डर है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बढ़े वहाँ। अच्छा, इससे पहले भी अगर आप उर्दू कमेंट्री की और फुल फ्लेज प्रोडक्शन की बात करें तो आईसीसी और पीटीवी स्पोर्ट्स के इश्तराक से वर्ल्ड कप के अंदर भी हमें देखने को मिली। तो आई थिंक हम एक एवोल्यूशन ज़रूर देख रहे हैं पाकिस्तान में अब। बिल्कुल, आई थिंक उसमें बाजिद भाई भी उसका हिस्सा थे और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हमें अपनी जो प्रेजेंस है वो खाली अपने मुल्क में नहीं, ग्लोबली भी करनी है। और हमारी ज़बान का देखें, एक ज़माने में जब किसी मुल्क को डाउन करना होता था, उसको नीचे करना होता था, सबसे पहले उसकी ज़बान पे अटैक किया जाता था। और मेरे ख्याल से ज़बान को आम करना और उसको उसके थ्रू डिफरेंट स्पोर्ट्स या पढ़ाई या जिस भी थ्रू आप जब ज़बान को अपनाएंगे तो आई थिंक आप अपनी रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ और ज़्यादा पुख्ता हो जाते हैं। और आई थिंक इसमें क्रेडिट देना होगा, हम पंजाबी की भी बात करते हैं पर पठान
कल्चर को कि वो हमेशा ज़बान, आप दो लोग मिलेंगे तो वो उन्होंने अपनी ज़बान में बात करनी है, तो आई थिंक उससे एक प्राइड और एक जो आप रूटेड होते हैं अपनी वैल्यूज़ में, वो बड़ा फ़र्क पड़ता है और आई थिंक ये हम सबको ये करना वैसे चाहिए। बड़ी अच्छी बातें कर रहा है कि पीटीवी तो अभी विमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है, तो पीटीवी वहाँ पे भी इतनी बड़ी एंटिटी है कि वहाँ पे भी कह सकता है कि नहीं जी हमें उर्दू बिल्कुल commentary करना चाहिए। देखिए बिल्कुल आपके करना आपकी चाहिए। आती है बस ये प्लेटफॉर्म से हमने बोल दिया ना, बहुत अभी बोला तो है। टाइम है, महीना है अभी। देखिए ना आपकी वापस आती है और इस स्टूडियो में इम्पैक्ट हमें नजर आना शुरू हो गया। शोएब भाई, व्यूअर्स पर्सपेक्टिव से भी बड़ा जरूरी था कि आप अपनी आवाम को कनेक्ट करें, ब्रांड लेकिन बनाने का। आई थिंक इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे अब ये हमारे जो पुराने लेजेंड्स हैं, ये शोएब भाई हैं या काफ़ी सारे जितने पुराने लेजेंड्स हैं, उनको अगर पीएसएल ने ऐसे करना है तो उसमें गेस्ट अपीयरेंस होनी चाहिए। जहाँ अब तो इस दफ़ा तो सिर्फ 2 वेन्यूज़ पे मैचेस हुए ना, अगली दफ़ा इंशाल्लाह जब एक्सपैंड होगा ज़्यादा वेन्यूज़ पे मैच होगा, जो आप जैसे पिंडी में मैच है तो शोएब भाई को बुलाएं, तो जैसे अब कराची में मैच है तो वहाँ के लेजेंड को बुलाएं, यूनुस खान को बुलाएं, और ना सिर्फ स्टूडियो में बुलाएं बल्कि एक आधा स्टेंट उनको कमेंट्री, ये भी एक फ्लेवर ऐड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट से वाबस्तगी आपको प्लेयर्स से ही होते हैं। जो पुराने आपके प्लेयर्स हैं वो अगर आके थोड़ा सा उसमें कलर देंगे तो उससे ज़्यादा एक्सपेंशन है। ज़ाहिर है ब्रॉडकास्टर्स का भी मतलब उधर रोल है, बट असल जो फ़ैन फॉलोइंग, जो फ़ैन बेस है वो उन प्लेयर्स की है। जो पीएसएल जो इतना बड़ा वो है, एक आपके पास प्लेटफॉर्म है, मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि अगर आप जहाँ जिधर मुल्तान में मैच है तो वहाँ के आप लेके आएँ, जिधर मैच हैं वहाँ के आप लेजेंड्स बुलाएं और उनको ना सिर्फ स्टूडियो में बल्कि आप उनको कमेंट्री में भी एक आधा स्टेंट दें ताकि ज़्यादा इंगेजमेंट रहे। हम लोग हैं, हम तो जो कमेंट्री करते रहते हैं, मतलब वो ठीक है वो कर रहे हैं, बट इससे एक बड़ा बहुत फ्लेवर ऐड होता है। बिल्कुल। और आई थिंक जो मैं बात करूँ शोएब भाई, ब्रांड के लिए ये भी जरूरी है कि आप अपने ऑडियंस को जो है वो किस तरह एंगेज करते हैं। और जिस तरह सना ने कहा कि उर्दू की व्यूअरशिप इस बार कई ज़्यादा थी, अगर आप माजी के अगर ओवरऑल प्लेटफॉर्म्स पे देखें। उन्होंने मेरी कार में टीम का नाम नहीं रखा तो कह रहे बुला लें। वो इतने इनसिक्योर हैं बेचारे। हालांकि जहाँ पे भी एक्सप्रेस लिखा जाता तो पूरी दुनिया में वैसी टैग लाइन या एल्गोरिदम में वो टाइपों में आ जाता, क्लिक बेट में आ जाता। बहरहाल उन्होंने कहा नहीं, हम 36 का बंदा रखना है तो हमने एज को नहीं रखना। एक बात समझे? एक मजे की बात आपको ऐड कर दूं, जब ये टीम बिकी ना और ये अनाउंस किया गया कि पिंडी है, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों ने यही तस्वुर किया था कि शायद ये टीम आपने खरीदी। वो पहले ही कनेक्ट कर चुके थे इससे। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं एक बड़ा शरीफ और नफ्स क्रिकेटर रहा हूँ, हलाल तरीके से पैसे कमाए मैंने, इतने नहीं है मेरे पास। बहरहाल again, first of all, congratulations to PTV management, Alia Rashid, and the main credit goes to there's one guy. Absolutely, there's no question about it. जिसने कन्विंस किया है यार ये करो, खुदा का वास्ता ये करो, वो है अदनान मलिक, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स। बिल्कुल। और इसने कन्विंस कराया पीसीबी को, बताया उनको कि आप ये इंडक्ट करो, और ये हो सकता है। बिल्कुल इंडक्ट करो और इस पे रिस्क लो और पैसे लगाओ, जहाँ पे आगे भी जितना पैसा लग रहा है इस पे पैसे लगाओ। शोएब भाई, अभी जब हम ब्रेक पे गए थे तो हम कोई और टॉपिक पे देख रहे, तो इसको कान में ये जो सारा जो सेगमेंट हो रहा है, ये जिसका आपने नाम लिया, उसने पीछे से चलाया कि यार ये वाला सवाल करो। नहीं उसने कहा, इनफैक्ट उसने मुझे कहा कि ये बात आपने नहीं करनी, मेरा नाम नहीं लेना। लेकिन बात ये है कि देखिए, एक बंदा आप जिसको आपने पीटीवी से दूर रखा, आपने ऑर्गेनाइजेशन से दूर रखा, नुकसान अल्टीमेटली पीटीवी को हुआ। फाइनली केम बैक टू द पीटीवी एंड नाउ ही इज इंडल्जिंग हिमसेल्फ टू द विद द पीसीबी एंड व्हाट ही हैज क्रिएटेड, द नंबर गेम्स। अब मुझे ये बताएं कि अब सोचें कि एक कॉमन बंदा, एक कॉमन आदमी, कौन पाकिस्तानी, कैसे समझेगा न्यूजीलैंडर क्या कह रहा है? भाई आप जो मर्जी एरिस्टोटल बन जाएं, आपका ये तो मसला है ना कि डायलॉग्स आप अपनी ही जुबान में सुनना चाहते हैं। लैंग्वेज बैरियर रहेगा। बिल्कुल लैंग्वेज बैरियर रहेगा। जस्ट सो इमेजिन ये कमेंट्री पंजाबी में हो रही होती और मेरे जैसा कोई मौला जट बैठा होता अंदर, बैन हो जाती। बैन हो जाती। So, पहले 5 ओवर की बात। इमेजिन करो
मारो छक्का है नहीं जा समझे। बिल्कुल। सोचो कि आप एक्सपेंशन की तरफ जो बात की, एक्सपेंशन की तरफ अब मैं इसका लिविंग प्रूफ हूँ। जब हिंदी कमेंट्री शुरू हुई और इंग्लिश कॉम्स में और हिंदी कॉम्स में रखा गया, तो इंडिया में जब हम स्टार स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे थे, हम सारे वहाँ होते थे बैक इन डेज जब दिन अच्छे हुआ करते थे। तो और बड़ा ज़बरदस्त कंट्री है, बड़ा मज़ेदार। हम बॉम्बे में रहे, सारा कुछ काम शाम किया हमने, बड़ा बहुत बहुत सीखने को मिला हमें वहाँ से। टीवी उन्होंने एक्चुअली पेनिट्रेट किया डिफरेंट लैंग्वेजेस में। पहले हिंदी से स्टार्ट किया, नंबर वाज स्टैगरिंग, फिर वो लोकल डायलेक्ट में आ गए। स्टैगरिंग नंबर, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, कंट्री भी नहीं है कॉन्टिनेंट है, वो स्टेट्स ही स्टेट्स है। हाँ, स्टेट्स में जब वो कमेंट्री शुरू कराई, नंबर और वॉल्यूम स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और जब हमने अपनी जब उर्दू की शुरू करवाई, तो आप अभी पहले साल ही देख लो। और क्योंकि हम पंजाबी हैं प्रिडोमिनेंटली 70% 80%, पंजाबी का सेंस ऑफ ह्यूमर तो मजे का तो है ही है। और जब आप बात करोगे तो ऑब्वियसली उसमें एक फन का एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, नेचुरल है वो, नेचुरल है। हमने जुगत मार नहीं मारनी हमसे डायरेक्ट बात हो नहीं सकती एक मजाक के अलावा। एक सीरियस टॉक में एक मजाक हमने एलिमेंट डालने डालना, सो वहाँ से इंटरेस्ट क्रिएट होता है। बट आई थिंक गुड जॉब बाय अदनान, गुड जॉब बाय PTV, very good job by PCB, Salman Nasir, by funding this whole project, and look at the results. You should never shy away for, to give a try. Always make sure that, I am on a die trying in terms of getting the numbers right. अब इंशाल्लाह एक्सपेंशन में अगर जाती है, मेरी बड़ी अच्छी बात की सना ने, पश्तूनों को तो हमने लाना ही लाना है, बलोची को लाना ही लाना है, पंजाबी को लाना ही लाना है, सराइकी को लाना ही लाना है। बहुत सारी हमारी सिंधी लोग, सिंधी बेहतरीन ज़बान है यार, सराइकी बेहतरीन ज़बान है। इसके लिए हमें फंड्स, अगेन रिमेंबर दिस, फंड्स चाहिए होते हैं। जनरेट करो वो चीज़, लोकल मार्केट से फंड जनरेट करो और ये वॉल्यूम डालो। जैसे रहा बाकी डूइंग द स्टंट फॉर द कमेंट्री, I have zero interest. To be honest with you. नहीं, अगर I have zero interest. पंजाबी में हो तब भी और नहीं, मैं सही कह रहा बैन हो जाना, क्योंकि मैं जब अगर बहुत 2-4 रन सही ना फेंके ना तो मुझे गुस्सा चढ़ जाना, तो ये नहीं हो सकता। तो आप लीव मी दैट अपार्ट, आई थिंक आई एम गुड है नाउ। मैं हमें वो जो डिले है ना लाइव टेलीविजन का, वो 2-3 मिनट का करना पड़ेगा। नहीं, आई थिंक वो जो ऑडियो पैनल पे होगा ना, उसकी जिंदगी मुश्किल होगी। फेड आउट कितनी दफा करना है, ये बड़ा जरूरी हो जाएगा। लेकिन आई थिंक इतनी बड़ी कामयाबी है, और ये कामयाबी आई थिंक ये एक माइलस्टोन तो जरूर है, लेकिन एक स्टेपिंग स्टोन भी है। इससे आप अब अगले आने वाले सीजन्स में जब इसको मुतारिफ कराया जाएगा, और जिस तरह शोएब भाई कह रहे हैं कि अगर ऑल रीजनल डायलेक्ट्स में इसको लाया जाता है, तो शायद फिर वो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली वो चाहे PTV स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट हो, चाहे PCB का जो इश्तराक था उसके साथ, वो तमाम लोग जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसी नोट पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आएंगे तो पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश है, और कल पहला टेस्ट मैच है, उसको डिस्कस करेंगे। देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है, और अब बात करनी है पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज कल से होने जा रहा है शेर बांग्ला स्टेडियम में, और ये बहुत अहम सीरीज है पाकिस्तान के लिए, पार्ट ऑफ द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और अगर आप पाकिस्तान के फिक्सचर्स उठाकर देखें 2025 से 27 तक जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, तो 2 टेस्ट मैच जो है बांग्लादेश, और फिर उसके बाद 2 वेस्ट इंडीज, ये आप अवे खेल रहे हैं। फिर इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होनी है, श्रीलंका और न्यूजीलैंड से फिर आपने 2-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज घर से खेलनी है। पाकिस्तान इस वक्त 5वीं पोजीशन पर मौजूद है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल पर, और अगर आप पाकिस्तान की ओवरऑल पोजीशन की बात करें तो 12 पॉइंट्स तकरीबन अब तक हासिल किए हैं, जिसमें से हम 2 टेस्ट मैचेस खेले थे, 1 जीते थे, 1 हारे थे। तो आई थिंक दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश की बहुत अहम टेस्ट सीरीज जरूर ये बनती है। लेकिन आई थिंक इसका स्क्वाड का भी जब ऐलान पहले ही हो गया था, शान मसूद को ही कप्तान बरकरार रखा गया, और पाकिस्तान का ओवरऑल जो स्क्वाड के बारे में बहुत सारी बातें भी चलती रही। लेकिन जो इस सीरीज की इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए, आई थिंक उसको समझना बहुत जरूरी है। बाजिद भाई, इस साल का जो सीजन है, और अब तो प्लेयर्स भी हमारे कुछ बड़े वोकल हुए जिन्होंने कहा जी हम बिल्कुल फाइनल खेलना चाहते हैं, और आई थिंक ये आपके पास एक मौका जरूर है कि आपके जितने जो फिक्सचर्स हमें नजर आ रहे हैं वो ऐसे हैं जिसमें आप पाकिस्तान को कह सकते हैं कि पाकिस्तान डोमिनेट करेगा। पिछले साल भी ऐसे ही कह रहे थे जब होम सीरीज शुरू हुई थी कि हम फाइनल में पहुंचे, तो वो तो ठीक है, वो तो कहना पड़ता है। जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज सुनेंगे उसमें सब अच्छा है, वो सारा कुछ कहना पड़ता है। इंपॉर्टेंस तो है, ज़ाहिर है। आप पिछली दफ़ा भी आपके पास ऐसे लग रहा था कि होम सीरीज़ है सारी, जो मुश्किल मैचेस थे वो घर पे थे, तो लग रहा था कि आप पहुंच जाएंगे। इस साल भी ऐसे लग रहा है कि जो वे सीरीज़ है आपकी, वो
कदरे इतनी सख्त टीमों से नहीं है, लेकिन याद रहे कि बांग्लादेश ने हमें हर फॉर्मेट में हराया हुआ है। टेस्ट सीरीज़ भी वो पिछली हमें हरा चुके हैं, T20 सीरीज़ भी हरा चुके हैं और वनडे सीरीज़ भी हरा गए हैं, तो वो इतनी आसान टीम नहीं है। दूसरा इधर जो सवाल बनता है, जो हमने टीम तो ज़ाहिर है काफ़ी देर बाद इधर आया, जो सवाल ये बनता है कि आप एक सीज़न 1.5 सीज़न पे बैटर को सिलेक्ट कर लेते हो और बैटर वो रिप्लेस उनको करता है नए प्लेयर्स को, वो कोई आपके जो पुराना आउट ऑफ सीजन नहीं होते, सीजन प्लेयर को रिप्लेस नहीं कर रहा, जो नया प्लेयर जो टीम में था उसको रिप्लेस कर गया। अब ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं, मैं इनकी प्लेयरी को मैं डाउट नहीं कर रहा। अजान फैज़ बड़ा अच्छा प्लेयर है, अब्दुल्ला फजल बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन इनको एक 1.5 सीज़न हुआ है। आपने टीम में लेके आए कामरान गुलाम को मतलब 7 या इतने को 5-7 टेस्ट मैच के उसको आपने बाहर कर दिया। अब्दुल्ला शफीक को आप काफ़ी देर तक कैरी करते रहे, उसको भी आखिरी मेरे ख्याल टेस्ट मैच में उसका 50 है, उसको आपने बाहर कर दिया। फिर आप गाजी गौरी को टीम में लेके आए, अगर सेकंड विकेट कीपर का हम नाम सुन रहे थे तो वो रोहेल नज़ीर का सुन रहे थे, उसको आपने सुपरसीड कर दिया है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ये है कि आपने नए प्लेयर्स को नए प्लेयर से रिप्लेस कर दिया है, ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर आपने एक बैटर को लेके आना है तो बैटर और स्पिनर, अभी ये डिस्कशन यही हो रही थी ऑफ कैमरा, जो बैटर और जो स्पिनर है उसको टाइम लगता है डेवलप होने में, उसको आप फौरन नहीं भेज देते, उसको आपको टाइम देना होता है एस्टैब्लिश करना है। सीजन रगड़ा खाए, फर्स्ट क्लास खेले, सीजन पे सीजन 3-4 सीजन में टॉप करे या टॉप 5 में आए, फिर आप उसको मौका देते हो। जो फास्ट बॉलर होता है उसको फास्ट कहते हैं ना, उसका फास्ट ट्रैक भी होता है। वो तेज बॉलिंग कर रहा है, उसका आपने देखा है यार ये बहुत तेज बॉलिंग कर रहा है, बहुत सही है, इसको खिला दो, और वो उसको ज़्यादा मैचेस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पेस इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर। इसमें एक और जो सबसे अच्छी बात यह है कि आसिफ अफरीदी जो पिछले टेस्ट सीरीज खेले और पहले अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 8 कितने बिल्कुल ऐसे आउट किए और प्लेयर ऑफ द मैच हुए, वो बार हैं, वो उस अब अगली सीरीज में नहीं है। तो ये जो रिपेटिटिव नेचर ऑफ चेंजिंग द टीम, ये बड़ा गलत है। हम फिर कहते हैं हमारी टीम नहीं स्टेबलाइज नहीं होती, हमारी वो कंसिस्टेंसी कैसे आए? जब वो 2 साल 3 साल टीम के साथ रहेगा, जब वो 3-4 साल करके टीम में आएगा और 2 साल 3 साल टीम के साथ रहेगा, फिर ये अच्छा होगा ना। टीम में आना भी मुश्किल होना चाहिए और उससे निकलना भी मुश्किल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आओ भी आसानी से और निकाले भी आसानी से जाओ। यार ये आज की बात नहीं है, ये सदाबहार जब भी आप स्क्वाड उठा के देखते हैं तो यही कुछ है। अब उस पर अब आप अगर कोचिंग स्टाफ पे आ जाएं, हमने पहले भी एक ऐसे किया था कि मिसबाउल हक को सारा कुछ बना दिया था और जल्दी से उसको कहा कि जी आपके ये कोचिंग सर्टिफिकेट्स हैं, ये कर लो। अब आपने सरफराज अहमद को बिल्कुल ऐसे करवा दिया। मैं सरफराज अहमद बिल्कुल सही है, मेंटोर वगैरह हम मानते हैं, बहुत टीम को जोड़ के लगता है, लेकिन एज अ हेड कोच विदाउट मतलब प्रायर एक्सपीरियंस अगेन आप उसको सेटअप कर रहे हैं फॉर फेलियर, फॉर रिप्लेसमेंट। आई वुड से कि वो रिप्लेसमेंट की बात बाजिद भाई नहीं करती, बट सना आई थिंक और एक आखिरी जो बात है, अब इसमें असद शफीक जो हैं, हम पहले काफ़ी हम बात कर चुके हैं कि एक बंदे को सारा कुछ ही दे देते हो। अब असद शफीक को आपने सारा कुछ दे दिया है। वो मेंस के भी सिलेक्टर हैं, वो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची के वहाँ के भी हेड हैं, वुमेंस के भी सिलेक्टर हैं, और अब मेरे ख्याल असिस्टेंट या बैटिंग कोच या अब टीम के साथ भी हैं। तो एक बंदा इतना काबिल, आपने एक और बंदा इतना काबिल समझ लिया है कि सारा कुछ ही दे दें। तो ये फॉर्मेशन वो टीम आपकी जीते वो, लेकिन जो प्रोसेस टुवर्ड्स सेलेक्टिंग द टीम और जो आपका सपोर्ट स्टाफ टुवर्ड्स हाउ यू सेलेक्ट द सपोर्ट स्टाफ, वो प्रोसेस अभी तक आप डिफाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल। कल के टेस्ट मैच की थोड़ी सी अगर बात कर लें, और आई थिंक शेर बांग्ला स्टेडियम के कुछ स्टार्ट्स भी रखें, तो 29 मैचेस यहाँ पर खेले जा चुके हैं, जिसमें से 14 बैटिंग फर्स्ट से जीते हुए और बॉलिंग फर्स्ट 12 जीते। एवरेज पहली इनिंग का स्कोर 325, 306, 242 और फिर 173। बट ये कंडीशंस ऑब्वियसली फर्क हो रही हैं क्योंकि बांग्लादेश में भी बहुत सारी कंडीशंस चेंज हुई हैं। पाकिस्तान
के लिए एक बुरी खबर तो जरूर है कि बाबर आजम पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं, तो अब ओवरऑल उनको कौन रिप्लेस करता है और पाकिस्तान किस हिकमत अमली के साथ इस टेस्ट मैच में जाता है। जो बाजिद भाई बातें कर रहे हैं बहुत सब्सटेंस रखती हैं, बट एट द सेम टाइम इसमें एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि हमारा गैप बहुत ज़्यादा होता है फ्रॉम टेस्ट सीरीज टू टेस्ट सीरीज, तो उस जोन में भी आने के लिए आपको एक जेलअप होने के लिए टाइम लगता है टीम को। आई थिंक दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो ऑब्वियसली बाबर आजम जिस फॉर्म में खेलते हुए नज़र आ रहे थे, और ये भी कि जो आपका टॉप ऑर्डर है उसमें जो मेन राइट हैंड बैटर थे वो बाबर आजम ही थे, क्योंकि जो सिलेक्शन हुई है उसमें लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए बाबर का वहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आई थिंक वो एक काफ़ी बड़ा झटका ज़रूर लगा और उसको अब काउंटर करना पड़ेगा, और एक राइटी का भी दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मेहदी हसन जिस तरह के बॉलर हैं, और बाकी भी फिर आपके लिए ईजियर हो जाता है अगर आपकी सारी एक डायमेंशनल बैटिंग हो। और जो बात आपने दूसरी स्केड्यूलिंग की, तो इवन शाद मसूद से भी मेरी इस दफ़ा जब PSL पे मैं उनसे थोड़ी बातचीत करी थी, तो एक एज अ कैप्टन, एज सेलेक्टर्स इवन और एज प्लेयर्स, तीनों के लिए भी ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि देखिए ख़ास तौर पे वो प्लेयर्स जो सिंगल फॉर्मेट खेलते हैं, जो सिर्फ लॉन्गर फॉर्मेट ही खेलते हैं, प्रायोरिटाइज कर लेंगे। आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उनकी फॉर्म देख ली, उसके बाद अगले 6 महीने में वो कहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, वो कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन सी नहीं क्रिकेट खेल, किसकी फॉर्म डिप हुई है, किसकी फॉर्म ऊपर गई है, ये हम लोगों से भी दूर रहता है ऑब्वियसली, जो हम एनालाइज करते हैं, और जो सिलेक्टर्स होते हैं उनको के लिए भी इतना ईजियर नहीं होता कि किस फॉर्मेट में अब किस बंदे की फॉर्म कैसी होगी। तो थोड़ा स्केड्यूलिंग के ऊपर जो आपके मैचेस हैं, जितनी रेगुलरिटी रहेगी उतना आप बेहतर एक तो उसमें परफॉर्म करेंगे, एक तो जो मैचेस हैं उसकी रेगुलरिटी, और जो दूसरी बात बाजिद भाई ने की कि सिलेक्शन की रेगुलरिटी, उसमें जो कंसिस्टेंसी है, जब तक आप बैक टू बैक प्लेयर्स को मैचेस नहीं देंगे, डिफरेंट कंडीशंस में मैचेस नहीं देंगे, डिफरेंट जो प्रेशर और ऑपोजिशन है उसके अंदर मैचेस नहीं देंगे, तो आप कैसे डिसाइड कर लेंगे कि अब हमने किसी और प्लेयर की तरफ जाना है। सैंपल साइज ही बहुत कम कर दिया। So you do feel bad for someone like रोहेल नज़ीर, या you do feel bad for someone like आसिफ अफरीदी, जिनको मौका मिला, एक को मौका ही नहीं मिला, दूसरे को मौका मिला, उसने परफॉर्म किया, फिर भी वो टीम से बाहर है। सो ऑब्वियसली वो कन्फ्यूजन छोड़ देता है प्लेयर्स को। तो मूविंग फॉरवर्ड इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि पहले ही हम लोग क्रिकेट थोड़ी कम खेल रहे होते हैं, टेस्ट क्रिकेट, और उसके ऊपर अगर हम बहुत चेंजेस करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली। लेकिन आई थिंक कल की कंडीशंस क्योंकि बहुत मुख्तलिफ होने वाली हैं, दैट इज़ वेरी अनलाइकली ऑफ बांग्लादेश। तो शोएब भाई कुछ खबरें और जो तस्वीर आई बांग्लादेश से उसमें तो ग्रीन टॉप ही नजर आया, और जो उनकी ट्रेनिंग वीडियोस भी आई, जिस पेस से नाहिद राना बॉलिंग कर रहे थे, अपने भी बैटर्स को उन्होंने 1-2 जगह हिट किया ज़रा, और आई थिंक वो और फिर हमारे बैटर्स मार्बल स्लैब पे प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। तो ये तो बहुत वाजे हो गया कि बांग्लादेश जो है वो अपनी फास्ट बॉलिंग पे कल रिलाई। मार्बल स्लैब पे बॉल सीम नहीं होता, ऑफ द डेक तेज आता है, कल यहाँ बहुत सीम होगा। ये नो नेगेटिव अबाउट एनीथिंग, यू गोटा गो आउट एंड प्रूव इट टू द नेशन दैट यू गुड इनफ टीम टू विन अ टेस्ट मैच। नाउ यू हैव अ बिग ऑब्स्टिकल टू विन अ टेस्ट मैच। आई हैव माई डाउट्स। Bangladesh is a far superior team when it comes to test matches. Again, within at home with certain conditions. और जहाँ बॉल थोड़ा बहुत हिल रहा हो ना, बाजी को पता है हल्का सा बॉल हिला ना स्क्वायर हो जाना हम, तो इट्स गोना बी अ वेरी इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर पाकिस्तान बैटर्स। अच्छा, आई होप फॉर द बेस्ट। एट द सेम टाइम पाकिस्तानी बॉलर्स को भी एनालाइज अगर कर लें हम, ले जाते ना रजा को उसकी खुरम शहजाद हैं और साथ ही साथ अब्बास को कैरी करें। अब्बास का कमबैक हो रहा है टीम के अंदर, वेरी एक्सपीरियंस, और उसके साथ फिर शाहीन शाह अफरीदी को लीड करना पड़ेगा फिर से वही बॉलिंग अटैक। सेम आप उनसे इस ट्रैक के ऊपर, क्योंकि एक टाइम था जब आपके फास्ट नहीं, मैं तो देखें, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक टाइम था जब आपके फास्ट बॉलर्स देखते हुए साइड्स ऐसे पिच नहीं तैयार करते थे। अब वो अपने लिए इतने कंफर्टेबल हैं कि वो आपकी फास्ट बॉलिंग उनको पता है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास ज्यादा बेहतर ये ट्रैक नहीं रखते थे। तुम पिचेस की बात कर रहे हो हमारी पीक पे तो 10 साल तो आई नहीं पाकिस्तान खेलने। 1990 से लेके 2002 तक तो आए ही नहीं खेलने, 4 तक। सीरीज कौन सी हुई है टेस्ट सीरीज बताओ जरा, आते ना मजा सिखाते तुम्हें वो आए ही नहीं। डेफिनेटली द पॉइंट ऑफ द मैटर इज, मैं अभी स्टैट्स निकाला था अपने, मेरे 380 आउट हैं फर्स्ट क्लास में। इससे आधे मुझे टेस्ट मैच में करवा लेते, मेरे 400 आउट हो जाने थे दोनों फॉर्मेट में, 800 आउट हो जाने थे। Why you wasted my time in the first class? वही जो प्राइम की बात आप कर रहे हैं। प्राइम मेरा 94 से 99 में सारा पीरियड जाया। वही रड़ों पे एलसीसी पे कितने ग्राउंड अच्छे थे हमारे। नहीं 87 उस दौरान आप बता रहे थे मैच, 87 फर्स्ट क्लास मैच ओवर द स्पैन ऑफ 5 इयर्स इस पेस के साथ। तो बाय द टाइम आई गॉट देयर
तो नीस तो फारग हो गया। उसके बाद कह रहे हैं ग्रेट बनो, आधे आउट फर्स्ट क्लास में करवा दिए, 400 आउट उधर करवा दिए, इधर कह रहे हैं ग्रेट बनो, घोड़े फारग। अली रजा के साथ मत ये करना, वो खिला दो 5 साल उसको, वो दे दो, बच्चा मैच्योर होती जाएगी बॉडी, मार खाते हुए सीखता जाएगा। 5 से 10 ओवर, 10 से 15, 15 के 20, ये ओवर के स्पेल काट के उसको सीखने पड़ेंगे। ये हैज टू लर्न इट, ये कोई नहीं कर सकता उसके लिए, इसको खुद करना पड़ेगा। देन इट्स अ पीस ऑफ केक, रेस्ट ऑफ द क्रिकेट इज गोना बी पीस ऑफ केक फॉर हिम। ये ट्रेनिंग उसको खुद को करनी पड़ेगी, लेकिन दे दो चांस उसको। डोंट एक्सपेरिमेंट विद मी, मैं, जायद, महमूद, बशर, पता नहीं असलम, कबीर, नजीर, 7-8 फास्ट बॉलर खड़े हुए हैं 94 में, रेडी प्रोडक्ट्स, रेडी 150 प्लस, ऑल ऑफ देम, हैं जी, और रिजेक्टेड। ये बॉल और उस फास्ट बॉलर को ले गए, लगता है वो बॉलिंग कर रहा है, खुद डर रहा है किसी से। वो एक्शन ऐसा था यार, कमाल है यार। और मेरी पहली दफा मेरा जो जब वो कहते हैं ना लोग कि यार इज वेरी आउटस्पोकन एंड ही सेज थिंग्स, बट मैंने तब भी कहा था कि आप हम दोनों को ले जाइए फास्टेस्ट बॉलर, ये जायद और मैं, हम दोनों दुनिया के फास्टेस्ट हैं। मैंने 94 में कहा था, ऊंचे ऊंचे हंसे सारे। मैं कहा 2 बॉलें खेल के तो देख लो, तो 2 ही खेलिए, बस थैंक यू हो बस गया। थैंक यू कर दिया। ये आई थिंक वो रेडी प्रोडक्ट बहुत डिबेट चलती है पाकिस्तान में कि जी नहीं इसको और तैयार करें, वो तैयारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके बाद वो फिर उस क्रिकेट के लिए नहीं तैयार रहते। तो ये एक खदशा ज़रूर रहता है पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन में। लेकिन आई थिंक कल का सबसे बड़ा सवाल अब यही बन रहा है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में अगर बाबर आजम अब नहीं मौजूद, तो क्या अब्दुल्ला फजल या फिर अजान अवैस में से किसी को हम देख सकते हैं, या आई थिंक पाकिस्तान वुड मोर लाइकली गो विद देयर एक्सपीरियंस? नहीं, एक तो खेलना पड़ेगा ना। अगर आप इमाम को भी खिलाते हैं, शान वनडाउन खेलेगा, तो एक जगह तो ओपन है, तो आप इनमें से एक का डेब्यू होएगा ही होगा, क्योंकि बाबर तो नहीं है। अगर बाबर खेला होता तो फिर आप सोच सकते थे शान ओपन कर ले, लेकिन अब तो वो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब कौन खेलता है ये अब मुझे नहीं पता। दोनों ही, अब्दुल्ला फजल खैर उसने PSL में तो उसको इतना मौका नहीं मिला, पिंडी ने उसको बैटिंग ही नीचे करवाई, लेकिन वो सुना है बहुत टैलेंटेड तो दोनों हैं। बट अब किस पे वो ट्रस्ट करते हैं वो देखना होगा। ये जो शुएब भाई ने अभी बात की है, जब पाकिस्तान में एशिया कप हो रहा था तो एलन डोनाल्ड से मेरी बातचीत हुई, तो उसने कहा कि मैं छोड़ने लगा हूँ, तो लेकिन मैं ये करता था कि बांग्लादेश के जितने भी, मतलब टीम के अलावा मैं उधर जब रहता था, जितने भी फास्ट बॉलर्स थे वो सबको बुलाता था उनके साथ। तो इन्होंने ये 8-10 साल इन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग पे बहुत काम किया। उससे पहले, अब नाम सुन लें, एलन डोनाल्ड से पहले कौन था उनका कोच जिसने सबसे ज़्यादा काम किया फास्ट बॉलिंग? ओटिस गिब्सन। उसने सारा ये जो शिफ्ट है फ्रॉम स्पिनर्स टू फास्ट बॉलिंग उस पर काम किया, प्लस बोर्ड भी ऑन बोर्ड था। तो जो इनकी फर्स्ट क्लास की पिचेस थी वो भी इन्होंने बेहतर कराई, बाउंस उसमें बेहतर कराया। बट ये जो सारा प्रोसेस है ये 10 से 12 साल है। अब आपको नजर आ रहा है नाहिद राना तो चलो 150 वाला तो आप ऐसे निकाल तो नहीं सकते, वो खुद ही नहीं निकलता है, बट उसके अराउंड जो अगर आप बॉलिंग देखें 140 प्लस अगर शुरफुल है या तस्कीन है या एक वो हसन महमूद है, ये सारे अच्छे तेज मतलब ठीक फास्ट बॉलर्स हैं। तो वो उस सारी 10-15 साल की जो मेहनत है उसका आउटकम है। जो 150 वाला है या 160 वाला है वो तो ऐसे वो तो खुद ही निकलेगा ना, उसको वो आप कोच करके तो नहीं निकाल सकते। बट उसके राउंड जो देखें ना फास्ट बॉलिंग, तो अगर उन्होंने घास वाली पिच बनाई है ना, तो ये आउटकम है उनके पिछले 10-15 साल की मेहनत का डेफिनेटली। बट ये थैंक यू वेरी मच, आई थिंक दैट्स ऑल वी हैव टाइम फॉर। बाजिल भाई बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। सना मीर, शुएब अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच आप तीनों का कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। तमाम तर जो एक्शन है पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज जिसका आगाज कल से होने जा रहा है, तमाम तर एक्शन आप PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकेंगे कल से। और हमारी और आपकी मुलाकात तो कल गेम ऑन है में दोबारा होगी, तो उस टेस्ट मैच को भी जरूर हम तफसील में एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए मुझे और गेम ऑन है की तमाम टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।